नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आमिर खान की फिल्म दंगल ने इन दिनों खूब चर्चा में है, लेकिन आज हम फिल्म दंगल की नहीं बल्कि रियल दंगल की बात करेंगे। वैसे तो करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियों का यह हाल है, सभी के अंदर घमासान मचा हुआ है, लेकिन समाजवादी कुनबे में मचा घमासान कुछ अलग है। फिल्म की तरह यहां भी पहलवान रह चुके मुलायम सिंह यादव सियासी अखाड़े में चित हो गए हैं, लेकिन नेताजी फिर भी बेटे के आगे हार मानते नहीं दिख रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर उन्होंने खेला है नया दांव। यूपी की राजनीति के इसी रियल दंगल पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। अखिलेश राहुल का गंगा यमुना मिलन मुलायम सिंह को पसंद नहीं आ रहा है। उनकी नाराजगी उस समय सामने आई जब उन्होंने गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के चुनावी समझौते के मैं खिलाफ हूं और मैं इस समझौते के पक्ष में प्रचार नहीं करूंगा। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश से मुलायम सिंह से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास नेताजी यानी मुलायम सिंह का आशीर्वाद है। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि हम दोनों के आशीर्वाद उन सब नेताओं का, बड़े लोगों का बना रहे, बस उतने में लड़ाई जीत जाएंगे। अखिलेश और राहुल के रोड शो के फौरन बाद मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली से बड़ा झटका देते हुए गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया। गठबंधन को लेकर तल्ख नेताजी ने कहा कि अखिलेश ने हमारी इच्छा के खिलाफ समझौता किया है। मुलायम ने अपने उम्मीदवारों से खासकर उन सीटों पर चुनाव लड़ने को कहा है जिन पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हमेशा हमारी राय रही है कि हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। वो अकेले लड़े तो आया बहुमत। मुलायम के इस ऐलान के बाद समाजवादी परिवार में मचा दंगल एक बार फिर सामने आ गया है। अखिलेश ने जब पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया तब भी मुलायम मौजूद नहीं थे। बेटे से पार्टी अध्यक्ष और साइकिल की जंग हार चुके मुलायम पार्टी में सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में है, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान और कांग्रेस से गठबंधन में उनकी राय नहीं लेने से नेताजी नाराज हैं। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस समय लखनऊ से आलोक गुप्ता, रजत सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा ये चल रही है कि समाजवादी पार्टी का ये जो 5 साल का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो पाई हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका वादा किया गया था लेकिन वो सतह पर उस तरीके से नहीं उतर पाई हैं। लेकिन इस बीच समाजवादी परिवार में जो घमासान हुआ, उस घमासान में या कहें अखिलेश यादव की यह छटपटाहट थी कि वो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन परिवार से नहीं कर पाए, इसलिए कभी 3.5 मुख्यमंत्री कहे जाते रहे और कभी 5.5 मुख्यमंत्री कहे जाते रहे। अखिलेश बहुत कुछ करना चाहते हैं और उसी करने की चाह में अखिलेश यादव ने अपने आप को उभारा, निकल कर ले आए, लेकिन अब तक उनको अपने परिवार का साथ नहीं मिल रहा है। और अगर मुलायम सिंह का साथ नहीं मिला तो अखिलेश यादव के लिए कितनी परेशानी की बात हो सकती है, खासकर समाजवादी गढ़ में। समाजवादी वो गढ़ जिसमें कि 69 सीटें आती हैं, जो कि 55 सीटें अभी भी समाजवादी के पास हैं। लेकिन तमाम तरह की चीजें और तमाम तरह के सर्वे ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में टक्कर है वो बीएसपी और सपा में है। लेकिन अगर सपा से मुलायम सिंह अलग हो जाते हैं, संकेत के तौर पर सही, जैसा कि उन्होंने कल दिए, उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के गठबंधन का प्रचार नहीं करेंगे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खुला एक आह्वान भी किया कि इस गठबंधन के खिलाफ काम करें। अगर ऐसा होता है तो फिर समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी की स्थिति क्या होगी? क्या वाकई वो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में बाजी मार पाएगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरठ स्टूडियो से यासीन पहलवान, समाजवादी पार्टी नेता है। हम चलेंगे भोपाल स्टूडियो, जहां पर मेरे साथ मौजूद होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे साहब। हम दिल्ली में चलेंगे जहां पर रमेश चंद्र रत्न जो कि बीजेपी नेता हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे और मेरे साथ मौजूद होंगी स्टूडियो में रितु सिंह जो कि बीएसपी नेता है। इसके साथ साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे अनिल माहेश्वरी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं माहेश्वरी साहब से पूछना चाहता हूं, माहेश्वरी जी, मुलायम सिंह जी की स्थिति, मुलायम सिंह जी का बयान
आपने कल सुना और इसे लेकर आज तमाम तरह की चर्चा भी आ रही है। अगर वाकई मुलायम सिंह इस गठबंधन के खिलाफ उतर गए और उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है, अगर उनके कार्यकर्ताओं ने यह आह्वान मान लिया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर क्या होगी और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होगी? मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के उन नेताओं में आखिरी नेता हैं जिनकी पूरे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में पकड़ है। जी, पकड़ इस तरह से है कि वो जानते हैं कि उस क्षेत्र में कौन कौन नेता हैं, अपनी ही पार्टी के नहीं, अपने ही ग्रुप के नहीं, बल्कि और अन्य पार्टियों में भी कौन कौन नेता हैं। इनके अलावा आज उत्तर प्रदेश में कोई नेता ऐसा नहीं है कि जिसकी इतनी बड़ी पकड़ हो। मायावती की भी नहीं है क्या? ये मायावती के पास भी 405 सीटों के, अगर आप उनसे नाम पूछें, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम पूछें, तो शायद वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम नहीं कह पाए। जी, सिर्फ मुलायम सिंह जी, क्योंकि इससे पहले ये बातें होती थी सीबी गुप्ता जैसे वरिष्ठ नेताओं में, नानाजी देशमुख जैसे वरिष्ठ नेताओं में, उन लोगों को ये पकड़ थी। लेकिन इस बात में ये आखिरी नेता है कि जिन्हें इस बात की पूरी पकड़। जी, अब उनका क्या रुख है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपने कार्ड पूरे नहीं खोले और उसकी वजह से इलेक्शन सिंबल अखिलेश को मिल गया। अब ये पता नहीं क्या उनके मन में है, क्या कार्ड है उनके, क्या चीज वो करना चाह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति मैं आपसे एक मामले में भिन्न रख रहा हूँ। जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है भाजपा और बसपा के बीच। जी, सपा आज तीसरी पोजीशन पे है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ी अजीब सी बात एक ये है कि बीजेपी, बीएसपी और सपा तीनों पार्टी इतनी डरी हुई हैं कि उनके यहाँ कोई नॉर्म्स नहीं है। कोई आदमी कल पार्टी छोड़ के आ गया, उसको आज टिकट उन्होंने दे दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इतने डरे हुए क्यों हैं, जबकि बसपा पे अपना बेस है। बीजेपी को तो आप ही मानिए कि तो मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जी, पूरा इलेक्शन उत्तर प्रदेश का है मोदी वर्सेस अदर्स, कि मोदी को रोकना है। उसमें बीजेपी की जितनी मजबूत स्थिति है, इतनी शायद बीजेपी के अपने नेता भी नहीं समझ पा रहे। मुलायम सिंह जी के ये कहने से कि मैं पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा, अगर हम उनकी बात मान भी लें तो उसका असर कितना पड़ेगा, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मुसलमान, एक दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा जी, मुसलमानों का आजादी के बाद जो नेता बना वो हिंदू बना, जिसकी मुसलमानों में बड़ी छाप रही। ऐसे नेताओं में सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद ऐसे दूसरे नेता जिनकी मुसलमान अपने मुसलमान नेताओं से भी ज्यादा इज्जत करते थे, वो थे हिम्मती नंदन बहुगुणा जी, और तीसरे नंबर पर मुलायम सिंह जी ऐसे नेता हैं कि जिनकी मुसलमानों में इतनी बड़ी पकड़ है कि पूरी स्टेट भर का मुसलमान उनके लिए साथ देने को तैयार है। अब वो पार्टी के इसीलिए जब आपस में बाप बेटों का हुआ, ये खराब हुआ संबंध, तो सबसे ज्यादा दुख हुआ मुसलमानों को। और अब मुसलमान जो डिवाइड हो गए, कुछ बीएसपी में जाएगा, कुछ एसपी में जाएगा, और यासीन पहलवान मेरे साथ मौजूद है। यासीन साहब, मानते हैं कि अब दुविधा में है मुसलमान? यासीन साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? यासीन जी के पास चलेंगे। तमाम तरह की बातें यहां पर की जा रही हैं और जैसा कि अनिल माहेश्वरी साहब बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वाकई रोचक होगा और उनका यह मानना है कि यह पूरा चुनाव बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और दोनों पार्टियां यहां पर आमने सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन हमारे पास जो तमाम तरह की चीजें आ रही हैं उसमें यह बातें निकल कर आ रही हैं कि पूरा ट्रायंगल है, त्रिकोणीय है और ऐसी स्थिति में अगर मुलायम सिंह यहां पर एक लाइन ले लेते हैं तो उस स्थिति में क्या नजर आएगा, उस स्थिति कहां पर खड़ी होगी, ये बता। रमेश चंद्र रत्न साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रमेश चंद्र जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति में बड़ी अजीब सी हर नए रोज एक स्थिति बन रही है और यह कहा जा रहा है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, रोज नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। क्या आप मानते हैं कि इस बदलते समीकरण में, इस बदलते घटनाक्रम में राजनीतिक पार्टियों का जो मीटर है ऊपर नीचे का, वो भी रोज बदल रहा है? नहीं, मीटर तो बदल रहा है सपा परिवार का। हालांकि दुख की बात है कि एक पिता और पुत्र के बीच का एक ऐसा दायरा बढ़ गया कि परिवार का मामला नहीं निपट रहा, वो उत्तर प्रदेश का कैसे निपटाएंगे। और एक वक्त था कि देश में
कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दुखी होकर के क्षेत्रीय पार्टियों को जन्म हुआ, जिसमें से एक सपा भी है। और क्षेत्रीय पार्टियों को जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं कि मुलायम सिंह जी ने बड़ी एक सोच और चिंतन के साथ एक सामाजिक स्वरूप को लेकर के राममनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के विचारों का एक ओज और सोच बना करके आगे बढ़ने का काम किया और आज अखिलेश जी को आगे किया। लेकिन पहले तो पता नहीं ये किस दायरे में कहां ले जाएंगे। स्वयं भी बहुत आश्चर्य की बात है कि खुद का जो पारिवारिक लॉ एंड ऑर्डर और कोई सिस्टम नहीं है, तो ये तो देश के सामने बहुत ही एक नाटकीय स्वरूप दिन प्रतिदिन बन रहा है। ये अच्छा नहीं है। लेकिन जहां तक बसपा की बात कह रहे हैं, तो मैं बसपा के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा कि दूसरों पर सपा, बसपा और ये कांग्रेस के लोग जो है बीजेपी पर विशेषकर बात करते हैं, तो बीजेपी के बारे में तो मैं बसपा से भी, शायद रितु बहन भी बैठी होंगी, बहुत आश्चर्य की बात है कि बसपा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को लेकर के कांशीराम जी ने एक सपना देखा था। लेकिन आज अभी मैं टीवी में देख रहा था कि मायावती ने एक आरक्षण के मामले में एक घिनौना जो वक्तव्य दिया है, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। जिस संविधान ने, बाबा साहब के रचित संविधान ने एक संवैधानिकता नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, लेकिन अभी उनका वक्तव्य था कि आर्थिक आधार पर भी लोगों को आरक्षण होना चाहिए। लेकिन आरक्षण को, दलित समाज को सबसे बड़ा मेरा कहना है कि रीढ़ की हड्डी तोड़ करके दलित समाज की कोख में से एक नेता का स्वरूप बनने का मायावती ने जो रूप लिया, दलित समाज को अगर डसने का भी सबसे बड़ा घिनौना काम जो किया है वो मायावती जी ने किया है कि आज आरक्षण के नाम पर और कह रही है बड़े मतलब शर्म आ रही है जो जिस तरह ये बात कर रहे हैं। आप बताइए, दबे कुचले लोगों के लिए अगर आरक्षण की जरूरत है तो उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्हें देश में उठने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? आज अपना दलित ने दोहरा चेहरा रख दिया। सर, दोहरा चेहरा नहीं है बहन जी, अगर लोगों के बारे में सोचती है तो आप लोगों के पेट में दर्द होता है कि उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचना चाहिए। आप लोग दबे कुचले लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं ये दबे रहें, कुचले रहें, सिर्फ इनसे वोट लेते रहे और सत्ता में राजा बनते रहे। शर्म आती है बीजेपी का दोहरा चेहरा देखते। अभी आरक्षण की बातें करते हैं, आपके मोदी जी को शर्म नहीं है? कभी वो दलित बन जाते हैं, कभी आरक्षण के आरएसएस के खिलाफ हो जाते हैं, कभी आप इस तरह के बयानबाजी करते हैं। महिलाओं को छोड़ते हैं, एससी एसटी के लोगों को छोड़ते हैं, किसकी राजनीति कर रहे हैं? 20% लोगों की राजनीति कर रहे हैं। देश चलाने के लिए क्या तानाशाही हो गई? शर्म आती है बीजेपी के प्रवक्ता और नेताओं से। आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं, कभी महिलाओं को लेकर किसी चीज का सम्मान नहीं करते, ना धर्म का, ना महिलाओं का, ना दबे कुचले लोगों का। आपको बड़ी शर्म आ रही है? शर्म नहीं आती? जब लोग भूखे सो जाते हैं, जब उन लोगों को रोजगार मिल जाता है, तब आप कहाँ जाते हैं? तब शर्म नहीं आती? राजनीति करने का अधिकार नहीं है, दलित के नाम की बात करने का अधिकार मायावती जी को बिल्कुल नहीं है। नौकरी देंगे, आज भी नौकरी नहीं दी आप लोगों ने। बेचने का शर्म आती है? लोगों के तन पे कपड़े नहीं होते, संविधान के विरुद्ध उठाने का काम नहीं करते। धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर आप बातें करते हैं। आज तक के इतिहास में धर्म के आधार पर संविधान आप हमेशा हिंदू हिंदू इस तरीके से क्या इस देश में हिंदू ही एक धर्म है और कोई धर्म नहीं है? का काम जो है लोगों को सब धर्म मानने का अधिकार है। अरे मुसलमान के तोहमत नहीं लगा सकता किसी धर्म के लिए। कोई भी धर्म माने, इसके लिए किसी को कोई नोटिस नहीं है। आप बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, 100 में से कितना कम? 3 कम। 100 में से कितना कम? 3 कम। हंसी के आकर के मुसलमानों की सीटों मोदी जी ने आज तक अच्छा कर किया हो? 2.5 साल में अच्छे दिलाने वाले सिर्फ पूंजीपतियों की चला रहे हैं। और ये लोग क्या मर गए हैं जिनके बारे में नहीं सोच रहे? कब तक के तुमने पैसे छीन लिए लोगों से? अभय जी, राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से बयानबाजी कर लेती हैं। अब चाहे वो आरक्षण की बात हो, आज अगर मायावती जी का बयान आया तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगा, लेकिन जब आरएसएस के नेताओं का बयान आया तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि ऐसा उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए था, ये गलत बोला गया है। मनोज जी, मुझको लगता है आपने जिस प्रकार दोनों हमारे विद्वान साथी डिबेट कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। देखिए, मैं वक्तव्य सुन रहा था माहेश्वरी साहब का। मैंने ग्रास रूट लेवल पर लोगों का परसेप्शन लिया है
जी, एक राहुल जी और अखिलेश जी के साथ आने के बाद समूचे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वाइब्रेशन है, क्योंकि दोनों का उत्तर प्रदेश को साथ पसंद आ रहा है, साइकिल और हाथ पसंद आ रहा है, तरक्की की ये बात पसंद आ रही है, युवाओं का ये अंदाज पसंद आ रहा है। मुझको आश्चर्य हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, क्योंकि राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उठाकर देख लीजिए, केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरी तरह धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की है। मैंने आपकी बात मान ली अभय जी, आपकी बात मान ली, लेकिन आपने कहा कि यूपी को ये साथ पसंद है, और अगर इस साथ में मुलायम सिंह अलग हो जाते हैं, मुलायम सिंह अपने कार्यकर्ताओं को ये बोलते हैं कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है और इसके खिलाफ कार्यकर्ता काम करें, इसके खिलाफ कार्यकर्ता खड़े हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा अभय जी? आपने राहुल जी और अखिलेश जी की पत्रकार वार्ता सुनी होगी, आपने ये शायद कार्यक्रम का टाइटल दिया है बापू हानिकारक है जी। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर दंगल पिक्चर देखी है वो ये जानते हैं कि जो बापू है वो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने बच्चों की परीक्षा लेना चाहता है जी, और वो इतने कठिन टास्क बच्चों को देता है और तय करता है कि वो उस प्रतिकूल परिस्थिति से कैसे बाहर पंचर कर रहे थे, आज आपको साथ पसंद आ गया। सुन लीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल मैं आगे क्या कहने वाला हूं सुन लीजिए। मुझको मनोज जी बहुत आश्चर्य हुआ जी, इतनी बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को मैं सुन रहा था उत्तर प्रदेश में, जब वो घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। एक बात उन्होंने कही प्रोक्योरमेंट को लेकर, उन्होंने कहा कि धान उत्तर प्रदेश में नहीं खरीदा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो धान खरीद लेंगे। नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों आकर कहकर गए कि साथियों आपका अनाज नहीं खरीदती उत्तर प्रदेश की सरकार, आपका अनाज समर्थन मूल्य पर मैं खरीदूंगा। अरे अमित शाह साहब, अपनी केंद्र की सरकार से पूछिए तो सही, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो डीसीपी स्टेट नहीं है, जो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट नहीं है। साहब, केंद्र की सरकार को ही खरीदना होता है। आपने अपनी खुद ही उजागर कर दिया कि जो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन देश में करता है, धान के दूसरे नंबर पर है, जो है अरहर है, मसूर है, आपने किसानों के साथ क्या किया ये खुद आपने बयान किया। इनके नेता आकर कहते हैं कि अपराधियों का बोलबाला है। अरे राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कभी पढ़ी है आपने? जब आप मुख्यमंत्री थे 8,000 हत्याएं प्रतिवर्ष होती थी, 7,500 अटेम्प्ट टू मर्डर होते थे, आज वो 4,000 पर आ गए, 3,500 पर आ गए। ऐसा नहीं कह रहा हूं, फिर भी आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मान मर्दन किया जाए। अभय जी, मैं बात कर रहा था मुलायम सिंह जी की, राहुल जी आप आ गए घोषणा पत्र पर, मैं बात मुलायम सिंह जी की कर रहा था। आप देखिए राहुल जी ने उत्तर क्या दिया। राहुल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का आशय है उत्तर, समाधान, सॉल्यूशन। हर कठिन और जटिल समस्याओं के समाधान के लिए हम दोनों साथ आए हैं। तो हम चाहते हैं कि बापू कठिन से कठिन परीक्षा ले, कठिन से कठिन वक्तव्य दे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो दोनों की परीक्षा लेना चाहते हैं। नहीं, लेकिन इस बापू की तो परीक्षा ही खत्म नहीं हो रही है श्रेणी में। नहीं, लेकिन इस बापू की तो परीक्षा ही खत्म नहीं हो रही है। परिणाम तक परीक्षा खत्म न हो तो भी हमारे दोनों योग्य अग्रणी नेता ने जो अग्रणी भूमिका ली है, उत्तर प्रदेश को प्रशस्त मार्ग देंगे और समूचे राष्ट्र। विपक्षी पार्टियां इसे अन्यथा ना लें, विपक्षी पार्टियां इसे अन्यथा ना लें, ये सिर्फ परीक्षा है, ये तपने की परीक्षा है, ये तपने की परीक्षा है। और मुलायम सिंह जी संकेत दे रहे हैं अभय जी के अनुसार के सोने की तरह तप कर बाहर निकले अखिलेश। मनोज जी, मैं तो बहुत आश्चर्य कर रहा हूं, अभी अभय जी जो है कांग्रेस के अपने इतिहास के बारे में भूल करके, मरहूम जो है राजीव गांधी बेचारे जब जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश के गन्ना किसानों
आपके जो है ये फसल सूख गई है, बेकार हो गई है, चिंता मत करो, आपके जो है गोदामों में हमारे पास शुगर भरी पड़ी है, वो दी जाएगी, कम नहीं होगी। जिसकी फटी न बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। ये पार्टी वो नहीं है कि पीएम का बेटा पीएम बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा। भारतीय जनता पार्टी कैडरवेश पार्टी है और उसका इतिहास जो है, उसके आंकड़े जो है, आप अपने आंकड़े 70 साल के आंकड़े आप जो भूल गए हो, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, 44 पर सिमट गए हो, 10% तुम्हारी औकात रह गई है, लेकिन बोलने की औकात आज भी है लोगों बीच की। में रोक दिया गठबंधन, आज देखिए गठबंधन मैं आशा कर रहा हूं मोदी सरकार ने क्या कहा है गन्ने को लेकर, वो भी हालत इतनी पतली हो गई है। आज आप पहले वक्तव्य दे लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में आपका जब सपा सरकार का जब इतना ही जो है आपने जो है सब कुछ किया था, तो क्या जरूरत थी कि ठगबंधन आप करने का जो है। राहुल कल तक आपस में एक दूसरा का चेहरा गालियां दे रहे थे। अभय जी क्या बोले? आज आपको इतने प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद बिहार में आपने क्या किया? आपकी असलियत तो आपके सामने नजर आ गई। अरे प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रचार करते हैं और आप देख लो ना, हम आपको गिरा देते हैं। हिंदुस्तान के ऐसा है बिहार के सर्वे के सपने, अरे हमारा परिणाम तो इस देश का सर्वे जो मीडिया है, इस देश के मीडिया ने जितनी लोकसभा की सीटें थी उतनी भी विधानसभा की सीटें आपके पास आने नहीं, हम स्टेट जीते हैं, हम तुम्हारी हालात से सफाया नहीं हुए हैं, हम स्थानीय निकाय जीते हैं। भूल जाओ ना, हम स्थानीय निकाय में कितने इलेक्शन हुए? अरे उत्तर प्रदेश में कितने बाई इलेक्शन हुए बताइए? 14 में। हकीकत जान लो ना, इस देश के प्रधानमंत्री खुद के संसदीय क्षेत्र में विधानसभा नहीं जीत पाए, क्या बात करते हैं आप? 2014 में देख लीजिए, 14 बाई इलेक्शन हुए, 12 आप हार गए। अभी 2015 में 5 बाई इलेक्शन हुए, 3 आप हार गए। कहीं भी नहीं हो। अभय जी कहां किसकी बात कर रहे हो? अरे आप तो 44 पर विपक्ष की भूमिका में भी नहीं हो। आप किसी स्टेट में सब में जगह सफाया होता जा रहा है। मुझे लगता है चिंता करो, बेचारा बहुत ज्यादा हो जाए कि हम आने वाले हैं। अरे आप बताओ ना, करा किया है लोगों से झूठ की राजनीति के सिवा बीजेपी ने कुछ किया है? अच्छे दिन कब आएंगे ये हमें भी बता दो। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं यासीन साहब। हम जिसकी बात लोगों को भी बता दे। 15 लाख हम जिनकी बात कर रहे हैं यासीन साहब बैठे हुए हैं। यासीन साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या मुलायम सिंह की नाराजगी खत्म हो जाएगी? और अगर मुलायम सिंह जी की नाराजगी खत्म नहीं होगी तो उन 55 सीटों का क्या? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह प्रभाव तो रखते हैं, हर सीट पर रखते हैं, लेकिन उन 55 सीटों का क्या? जिन 55 सीटों पर मुलायम सिंह की केवल एक शब्द अगर चल जाए, एक संकेत अगर चल जाए, तो वाकई तस्वीर बदल जाती है। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इन तमाम सीटों पर मुलायम सिंह और शिवपाल का काफी प्रभाव है और 69 सीटों में से 55 सीटें सपा के पास हैं। कैसे बचा पाएंगे? ऐसा है जी, बाप बाप होता है, औलाद औलाद होती है। औलाद कितनी भी काबिल हो जाए तो बाप उसे डांटता रहता है। और जहां तक ये सवाल है, नेताजी हमारे खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते। और जब औलाद कोई कड़े फैसले लेती है तो बाप उसे कहता है ये फैसला गलत हो गया। और जब रिजल्ट अच्छा आता है तो वही बाप जो है बेटे की पीठ थपथपाता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। तो वही स्थिति है माननीय नेताजी की। और जब परिणाम आएगा तो नेताजी पीठ थपथपाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी की। परिणाम बहुत अच्छा आएगा और जो युवा है और पूरा परिवार और पूरी समाजवादी पार्टी समझ चुकी है कि नेताजी औलाद को डांटते हैं। उन्होंने पिछले दिनों भी सरकार रहते हुए भी कहीं अगर कोई चूक हुई है तो उन्होंने डांटने का काम किया। बाद में उसी काम की उन्होंने सराहना की। जब रिजल्ट अच्छा आया तो उसकी सराहना भी की। यासीन साहब, हमारे संरक्षक हैं। यासीन साहब वो तो अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहे हैं कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ खड़े हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। अरे 10-11 दिन बाद मतदान होने वाला है प्रथम चरण का। उनकी बात सुनते रहेंगे, काम वही करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में। मतदान होने वाला है 10-11 दिन बाद। आपको जी हाँ, तो मतदान होने वाला है।
स्तर पर तय कर चुका है कि हमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जो है जिताना है, क्योंकि फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली पार्टियों के खिलाफ, सिर्फ ईसाई को आपस में लड़ाने वाली पार्टियों के खिलाफ ये गठबंधन हुआ है और ये गठबंधन हमारा पूर्ण रूप से सफल होगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना विकास उत्तर प्रदेश में किया है पूरा हिंदुस्तान जानता है। विकास की बातें करते हो, विकास किया है तो फिर गठबंधन की जरूरत क्यों है, ये बताएंगे? नहीं, गठबंधन की जरूरत क्या? बहुत विकास के नारे रटते रहते हो, हर प्रवक्ता हर नेता विकास किया था तो फिर मैदान में क्यों नहीं आए? क्यों गठबंधन की जरूरत पड़ी? और वो भी ऐसी सरकार से जो 27 साल से कांग्रेस बाहर है, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। तो ये तो सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का नंबर 1 सीएम अखिलेश यादव है। इतना विकास लोग मानते हैं कि बिल्कुल सपा सरकार का जो मुख्यमंत्री था अखिलेश यादव एकदम डमी था। पूरे 4.5 साल में उन्होंने कुछ तभी तो वो निकल कर आए, तभी तो अपने परिवार से लड़कर आए और अब वो डमी नहीं है। वो बताते हैं कि नहीं लड़कर आए, यह परिवार एक ड्रामा खेल रहा था जो दिखाई दिया लोगों को, मीडिया को डाइवर्ट किया। जब मीडिया को उनसे ये पूछना चाहिए था कि अखिलेश जी आपने अपने शासनकाल में कितना काम किया, तब वो अपना ड्रामा दिखा रहे थे। और आपके सामने बुलंदशहर वाला मामला और भी ऐसे बहुत सारे मामले हुए, महिला उत्पीड़न, कब्जा। तो आप बताइए, सरकारी विभागों के पीछे आप लोगों ने लड़ाई करी, आज भी आपके मुख्यमंत्री ने शिवपाल यादव जी का PWD वापस नहीं किया। तो आपके मुख्यमंत्री जी कौन सा अच्छा चेहरा है जो आप लोगों को बता रहे हैं? ऐसे लोग अच्छे चेहरे नहीं होते। मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली थी? अखिलेश जी ने ली थी ना। फिर उस प्रदेश को बद से बदतर बनाने का हाल किसने किया? अखिलेश जी ने किया ना। फिर उन्होंने काम क्यों नहीं किया? आज ये बातें कर रहे हैं कि अखिलेश जी का चेहरा अच्छा है और उसके दम पे कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। सर, कांग्रेस के साथ क्यों सरकार बना रहे हो? बहुत विकास किया, मेट्रो पहले ही चला दिया आपने, मेट्रो का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, मेट्रो चल गई, सरकार करा नहीं सकती। वो लोगों को पता है किस तरह की सरकार चलाई है। अनिल जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को होप पहले दिन से लेकर अब अभी तक बनी हुई है। मुलायम सिंह एक बयान देते हैं, कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हैं कि वो जाएं, इस गठबंधन के खिलाफ काम करें, और मैं इस गठबंधन का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी नेता की राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है और बयान क्या है, ये आपने देखा। वो अब भी होप में जी रहे हैं। अनिल जी। मुझसे जी देखिए, समाजवादी पार्टी का जो बेस था वो तो मुलायम सिंह जी ने बनाया और उनके भाई शिवपाल जी ने बनाया जी। अब वो किस होप में जी रहे हैं? वो जो बसपा की प्रवक्ता ने सही किया कि 4.5 साल तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे। उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, मायावती जी का एक वजह से बहुत नाम होता है कि उनके उस शासनकाल में जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश की बहुत अच्छी थी जी। लोग उस लॉ एंड ऑर्डर से खुश थे और उसका उन्हें कुछ ना कुछ फायदा इलेक्शन में जरूर मिलेगा, अक्रॉस द दलित वोट और बाकी और बिरादरी के अलावा भी जी। तो अखिलेश जी ये कह के छुटकारा नहीं पा सकते कि साहब हमने करा। दूसरी बात कि सारी पार्टियों में ये डर क्यों बैठ गया है? ये मायावती जी की पार्टी में कुछ लोगों को एकदम आए पार्टी में फौरन टिकट दे दिया जी। ये बीजेपी में भी ये हुआ कि जो लोग पिछले हफ्ते आए उनको टिकट दे दिया। अखिलेश जी खुद इतने घबराए हुए थे, बावजूद इसके कि उनके लोग ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम करा, लोग हमारे साथ हैं, मुसलमान हमारे साथ हैं और सब लोग हमारे साथ हैं। तो फिर कांग्रेस से उन्हें गठबंधन करने का क्या तात्पर्य था? इसमें बस एक लाइन में और ये कहूंगा कि इलेक्शन के बारे में मीडिया में अक्सर 2 चीजें बड़ी हाईलाइट करी जाती हैं कि साहब आपस में पार्टियों में मतभेद बहुत है। अगर मतभेद है तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट सन 52 से अब तक कितने इलेक्शन में कितने इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं जी। उनकी गिनती दहाई में भी नहीं गई है। इसका मतलब ये हम अननेसेसरी मीडिया में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट का रोल रहेगा। रोल इंडिपेंडेंट का नहीं, रोल बड़ा क्लियर उत्तर प्रदेश में है कि मोदी जी, मायावती जी और अखिलेश इन तीनों के बीच में है। इसके अलावा बाकी कुछ वोटें, कुछ ही सीट ऐसी होती हैं जिन पर मार्जिन बहुत कम होता है और ये दल बदलू लोग जो हैं, जो छोड़ के
आते हैं नहीं, उससे तो कोई भी छूटा नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है, बीएसपी में जो घमासान मचा हुआ है, सपा और कांग्रेस में जो अब भी घमासान मचा, गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन टिकट को लेकर जो अंदरूनी तौर पर घमासान मचा हुआ है, और एक लाइन कह के मुलायम सिंह यादव ने अपने तमाम सपा के नेताओं के जख्म को कुरेदने की कोशिश की है कि भाई अगर 100 सीट हम उनको दे रहे हैं, 105 सीट उनको दे रहे हैं, तो फिर हमारे उन नेताओं को क्या, जिनको हम इन सीटों से चुनाव लड़ा रहे थे। तो वो भी एक तकलीफ की बात है, परेशानी की बात है। लेकिन इसका असर जो चुनावों के ऊपर, जैसे हम लोग रिगिंग पे भी कहते हैं कि रिगिंग हुई, रिगिंग जो मार्जिन को बढ़ा तो सकती है, लेकिन हारे हुए को जीता हुआ बहुत कम केसेज में हो पाता है। अभय जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं मनोज जी माहेश्वरी जी को गंभीरता से सुन रहा था। बहुत मूर्धन्य और वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और चूंकि वरिष्ठ हैं, उस पीढ़ी के हैं, इसलिए उनका लगाव शिवपाल जी से और मुलायम सिंह जी से होना स्वाभाविक है। जब उन्होंने बात प्रारंभ की तब कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कॉन्टेस्ट है। अभी चलिए उन्होंने ये कहा कि अखिलेश और इन तीनों में कॉन्टेस्ट है। एक बात मुझे बड़ी साफ दिखाई देती है। आप ये देखिए कि बीते कुछ दिनों से सारी चर्चा ये जो गठबंधन है इसके सेंट्रिक रही है, और अब तो और चरम पर है जी। तो इसका आशय साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन यूथ में और किसानों में है, उत्तर प्रदेश की आम जनता में है, कि इस बार इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में एक अग्रणी भूमिका देनी है। जहां तक आप ये कहना चाहते हैं अभय जी कि बात बिजली की नहीं हो रही है, बात पानी की नहीं हो रही है, बात सड़क की नहीं हो रही है, बात लॉ एंड ऑर्डर की नहीं हो रही है, बात गन्ना किसानों की नहीं हो रही है, बात किसानों की आत्महत्याओं की नहीं हो रही है, बात पलायन की नहीं हो रही है, बात गठबंधन की हो रही है। नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया जी। मैं सिलसिलेवार मैंने काफी उत्तर प्रदेश को अध्ययन किया है। मैं ये अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी गन्ना किसान की बात कर रहे थे। आपको जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, मोदी सरकार का कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइस एग्रीकल्चर ये कहता है कि जो गन्ना किसानों को स्टेट एडवाइस प्राइस दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी अनाउंस करते हैं, राज्य की सरकार अनाउंस करती है, वो बंद कर दो 280 रुपए, और जो मोदी जी ने अनाउंस किया है 230 रुपए, वही मिलना चाहिए, क्योंकि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट होता है। और जैसे मोदी जी ने गेहूं का बोनस बंद किया, ये बंद कर दे, ये प्रामाणिक दस्तावेज मेरे पास है। अब मोदी सरकार खुद कहती है कि गन्ना की लागत मूल्य 9.5 की परसेंटेज पॉइंट पर गन्ने की वो 255 रुपए आती प्रति क्विंटल, और मोदी जी 230 रुपए की घोषणा करते हैं। तो मैं तो विस्तार से सारे डेटा पर बात कर सकता हूं, लेकिन अभी डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता जी। मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश को अध्ययन किया, और राहुल जी ने कहा कि आप सरकार हमारी बनने पर स्ट्रेटेजिकली हम कांग्रेस पार्टी का जो एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है वो उत्तर प्रदेश की प्रगति में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लगा देंगे। और उत्तर प्रदेश की आज जो प्रगति की परिस्थितियां हैं, उन्होंने कहा कि ये जो गंगा जमुना के संगम से सरस्वती है, ये प्रगति की सरस्वती उत्तर प्रदेश में निकलेगी, तो हम इसको चरितार्थ करके बताएंगे। हम तो चाहते हैं कि डिबेट इसी बात पर हो कि क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गंगा यमुना है उसको मैली करने पर तुली हुई है, आपकी गंगा यमुना को, क्यों रमेश जी? भारतीय जनता पार्टी का काम ही ये रह गया है कि मैं तो बहुत आश्चर्य कर रहा हूं अभय जी, आजकल डेटाज ये भी जो है केजरीवाल का दूसरा रूप है। केजरीवाल ने भी इस देश के लिए डेटाज के जो पिटारे खोल खोल करके जो है इनका भी बाप बन करके उन्होंने जो है पिटारे खोले। शीला दीक्षित का भी बक्से बन करके उन्होंने जो आरटीए लगा करके पिटारे खोले। दस्तावेज बहुत थे इनके पास भी, जो है केजरीवाल जी जैसे दस्तावेज हैं, लेकिन दस्तावेज लेकर 70 साल तक ये कहां से जो अपने डेटाज को रख करके अपनी जेब में रख के घूम रहे थे। 70 साल में इनके बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, चिदम्बरम जी हैं, इनके अर्थशास्त्री ताक में रखे रह गए थे। देश को जो हालत पैदा करके ला के रख दी इन्होंने, और आज डेटा आज निकलने आप जीतने वाले नहीं हो। कहां गए थे? मैंने आपको सुना नहीं अभय जी, प्लीज अभय जी, मैंने सुना अभय जी, मैंने आपको सुना, सुन लीजिएगा आप। ऐसा है, एक तो मेरा आग्रह यह है
कि जो आज डेटास आप कलेक्शन करके जो आप मीडिया के सामने जो है चुपके दिखाना चाहते हैं, तो मैं भी एडवोकेट हूं, आ जाओ ना, हमारा आप डेटास देख लेते हैं, हो जाए चैलेंज जो है। 70 साल में आपके डेटास केजरीवाल को भी नहीं देखा पाया, केजरीवाल अपने डेटा अभी आइए ना, आप बताइए तो सही, गोवा पहुंच गया और आप भी, अरे छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, अरे क्या डेटा, अरे क्या करेंगे आप, फिर मैं अरे छोड़िए ना, आपका देश प्रदेश का मैनिफेस्टो के 5 पॉइंट बता दीजिए आप, चलिए प्रण बनाया। आप अभी महात्मा गांधी जी की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी जी की बात कर रहे थे, क्या मालूम है आपको कांग्रेस आई का कैसे निर्माण हुआ? महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले विरोध किया था कि ये कांग्रेस मूवमेंट का नाम है, इसको राजनीतिक जन्म देने का काम न करो। महात्मा गांधी की जो है लात पर भी रोटी है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गए, कांग्रेस पार्टी वापस उत्तर प्रदेश में आ जाइए, थोड़ी तो पढ़िए आपकी क्या बात असलियत आपको जो है, आप उत्तर प्रदेश का जो है गठबंधन, आपके बापू का नाम शोभा नहीं देता, आप उत्तर प्रदेश में गठबंधन पे पहुंच गए। एक अखिलेश है, अब छोड़िए ना, शोभा तो आप दिखा गए, हमको तो शोभा देता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, के लिए भी कितने शोभा दिया। आप नाराज नहीं है, गठबंधन की आपसे नाराज है। आज उत्तर प्रदेश में आप गठबंधन कर रहे हैं, हमारा बात देखेंगे सरकार का उल्लंघन तक सरकार नींद लेने वाला आदमी क्या उनको जो राहुल के किसकी बात कर रहे हैं? और आज भी इन्होंने क्या कहते हैं अपने घोषणा पत्र में लिखा है जी, किसान अगर वोट देंगे तो उनका कर्जा माफ करेंगे, वैसे ये कर्जा माफ नहीं करेंगे। अरे ये घोषणा पत्र तो झूठे हैं सर, ये बीजेपी ना केजरीवाल की तरह झूठी है। लागत केजरीवाल की गाड़ी नहीं लूंगा, 2014 चलूंगा, ऐसे बीजेपी क्या कहते हैं काले धन पे ये सिर्फ बातें करती है, जुमलों की राजनीति करती है, लोगों को 2014 में सपने दिखाती है और करना कुछ नहीं है इसमें। फिर वही हालत होगी। अच्छे दिन कभी नहीं आएगा, बता दो नजर नहीं आ रहे, कहाँ है कहाँ है अच्छे दिन? 3 बार सरकार, आप बताइए पेट्रोल और डीजल का दाम कहाँ है? पर सिमट का बताइए महंगाई कहाँ जा रही है? बहुजन समाज बताएंगे नहीं है। त्याग पत्र 15-15 लाख रुपए किसके अकाउंट में आ गए बता दे? भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है, काला धन कितना वापस आया है, ये छोटी छोटी सी बातें ही बता दे। कितने लोगों समाजवादी पार्टी के हमारे साथी जो है यासीन साहब, हम बीजेपी को देख रहे हैं, हम कांग्रेस को देख रहे हैं, हम बहुजन समाज पार्टी को देख रहे हैं कि इस पूरी बहस में बड़े जोर शोर के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, लेकिन हमारे यासीन साहब बहुत शांति से एक कोने में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की बातों का क्या जवाब दूं, तब जबकि मैं खुद अपनी ही पार्टी में घिरा हुआ हूं। समझ में नहीं आ रहा है, कभी अखिलेश कुछ कहते हैं, कभी मुलायम सिंह कुछ कहते हैं। क्यों यासीन साहब, ऐसा ही है ना? बहन बोल रही थी बहुजन समाज पार्टी से, अब समझ में ये नहीं आ रहा। अभी चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाते हैं कि 6 महीने आप सरकार चलाओ, 6 महीने हम सरकार चलाएंगे, तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि उनकी बात का क्या जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी और अचानक से पार्टी तो सब मिली हुई खिचड़ी है। आज की बात करो, बहुत बड़ा विकास किया था और गठबंधन की जरूरत पड़ गई, कब्जे ज्यादा कर लिए नहीं यासीन साहब, यहाँ पर कब्जे ज्यादा हो गए हैं। चुनाव हो रहा था, हमारी बहन ने, माननीय बहन जी ने ये कहा था जो हारी याकूब सर मेट्रो कितनी चल गई, मेट्रो का विकास कितना हो गया बता दीजिए। यासीन साहब एक सवाल जी और उनकी फैमिली घूमी आई है, लोगों के लिए मेट्रो कब चलेगी? हो ही गया मेट्रो का आने वाले नहीं, यासीन साहब एक सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या वाकई नेताजी आपके साथ आएंगे, मंच शेयर करेंगे, आपकी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे, या सिर्फ अखिलेश यादव नेताजी के आशीर्वाद से काम चलाएंगे? कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे? अखिलेश यादव जी नेताजी के आशीर्वाद से काम चलाएंगे। वो बुजुर्ग हैं, अब आप देखिए उम्र का भी तगादा है, जितनी वो भाग दौड़ कर सके हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है।
उसे नहीं नकारा जा सकता। बाकी जो अखिलेश यादव जी अगर 100 मीटिंग कर सकते हैं तो माननीय नेताजी तो 100 मीटिंग नहीं कर पाएंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं, लेकिन उम्र के तकाजे से चुनाव नहीं जीता जाता है ना, संकेतों से चुनाव जीता जाता है, संदेशों से चुनाव जीता जाता है। आपको ये संकेत देना पड़ते हैं, संकेत तो कुछ उल्टे मिल रहे हैं, और अगर उल्टे संकेत मिलेंगे तो फिर चुनाव का परिणाम भी उल्टा आएगा। तो चुनाव का परिणाम उल्टा ना आए, वो सीधा है, इसके लिए क्या आप मुलायम सिंह यादव को मना रहे हैं? औलाद जो है कुछ कठिन फैसले लेती है तो बाप उसे डांटता है कि ये फैसला आपने सही नहीं लिया, मगर जब उसका परिणाम आता है तो वही बाप बेटे की कमर थपथपाता है कि बेटे तूने अच्छा किया। तो वही स्थिति है, नेताजी का आशीर्वाद है, और कभी भी बाप दिल से औलाद को बुरा कह नहीं सकता। कोई भी बाप, आप हर कोई अपने गिरबान में झांक के देखे तो कोई बाप कभी औलाद के लिए बुरा नहीं कर सकता। ये उनका आशीर्वाद है। और मनोज जी, मंत्री बना के एक बात के साथ लड़ रहा तो एक बात के साथ मनोज जी एक बात की आश्वस्ति तो मैं दे सकता हूं कि मुलायम सिंह जी के संबंध उस वैसे नहीं है जिस प्रकार मोदी जी अडवाणी जी, मोदी जी मुरली मनोहर जोशी जी, मोदी जी यशवंत सिन्हा जी और जसवंत सिन्हा जी जैसे का दिया है। यहां पर मैंने कहा कि कठिन से कठिन परीक्षा का समय है और नेताजी चाहते हैं कि उसमें सफल हो, लेकिन यहां जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और वो रोज प्रतिकूल परिस्थितियां और सच का आईना दिखाते हैं, मोदी जी देखना नहीं चाहते। एंड ऑफ द डे आप देखिएगा कि बहुत प्रशस्त मार्ग स्वयं नेताजी भी देंगे और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश को एक प्रशस्त मार्ग देगा। तो क्या हम ये माने कि सोनिया जी मुलायम सिंह जी को मना लेंगी? नहीं, अब ये भविष्य के गर्भ में क्या है, और मैं इतना अधिकार संपन्न नहीं हूं कि मेरे शीर्षस्थ नेतृत्व के लिए कोई मैं वक्तव्य यहां आकार दे सकूं, लेकिन फिर भी हमको ये उम्मीद है कि समूचा उत्तर प्रदेश, पूरी सारी उत्तर प्रदेश की कायनात सफल बनाने के लिए दोनों नेताओं को आगे आ गई है, और हमको लगता है कि हम 300+ सीट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और विकास की एक ऐसी भूमिका उत्तर प्रदेश को देंगे। रमेश जी आपके राष्ट्र में जैसे समाजवादी पार्टी के संरक्षक रूठे हुए हैं, वैसे आपकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शक हैं जो रूठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में चर्चा चल रही है, मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में भी चर्चा चल रही है, विनय कटियार साहब के बारे में भी चर्चा चल रही है, और कुछ ऐसे चेहरों के बारे में भी चर्चा चल रही है जो मंत्रिमंडल में तो हैं लेकिन मन से आपके साथ नहीं दे रहे हैं चुनाव की धरती पर, सतह पर। एक तो भविष्य का गर्व अभय जी को बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं कि इनका भविष्य जो वर्तमान सारा ध्वस्त हो गया, लेकिन भविष्य के गर्व पर फिर भी अभी भी गर्व कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। इनका घमंड चरकाचूर हो गया लेकिन फिर भी मजबूर हैं। दूसरी चीज मैं ये कह दूं कि हमारे यहाँ जो मार्गदर्शक हैं वो मार्गदर्शक हैं, सम्माननीय हैं, उन्होंने पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाया है और रहेंगे। अरे चिट्ठी देखिए आडवाणी जी की, क्या लिखी थी आडवाणी जी ने, लेकिन अभय जी का तो पूरा निजी अरे आपका तो पूरा कुनवाई टूट गया। अरे वो चिट्ठी पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? अबे जी मुरली मनोहर जोशी हमारे पास दीवा स्वप्न नहीं देखते रहे। उत्तराखंड यूपी का चिट्ठा ही आ गया आपका। अरे गिन लीजिएगा सीटें, चिट्ठा ही आ गया पूरा। चारों राज्यों में साफ टूट करके आ गए। अभी आप चिट्ठी को पढ़ते रहिए। आप जो बादल जी के शरणम गुलामी हुए हो ना पंजाब में, चिट्ठा ले घर में आ नहीं मिल रहा, हमारे कुनबे में आ बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल इतनी सी सीटों पे और ऐसे ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो और आज भी उन्हीं की शरण में हो। आप ये क्यों नहीं देखते? कश्मीर का हाल क्यों नहीं देखते? बहुत मोदी जी ने बात करके अब वहां पर परिस्थितियां हैं, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच दंगल फिल्म का एक गाना के बापू तू तो हानिकारक है, और हमारे साथी अभय भी बता रहे थे कि प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे निकला जाए, कैसे बचा जाए और बचकर कैसे कुंदन बना जाए, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। लेकिन देखते हैं कि क्या ये तमाम परिस्थितियां अखिलेश यादव के लिए अनुकूल हो पाती हैं। इसका इंतजार करना पड़ेगा और इसका भी इंतजार करना पड़ेगा कि क्या
एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव का बयान आएगा और बयान कुछ ऐसा होगा कि दोनों एक बार फिर से साथ चलेंगे, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा को विराम देना चाहता हूं। खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।